कहानी की शुरुआत में हम जेम्स रीस नाम के आदमी को देखते हैं जो एक नेवी सील टीम का कमांडर है। एक दिन जेम्स को उसके सुपीरियर से ऑर्डर मिलता है कि उसे अपनी टीम को लेकर सीरिया जाना होगा और वहां जाकर डॉक्टर कहानी नाम के एक केमिस्ट को पकड़ना होगा, क्योंकि खुफिया जानकारी के मुताबिक डॉक्टर कहानी पोटेंशियल केमिकल वेपन तैयार कर रहा है जिसे रोकना बहुत जरूरी है। इसीलिए जेम्स अपनी टीम के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वो लोग मिलकर इस मिशन को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। जिसके बाद रात होने पर जेम्स अपनी टीम को लेकर सीरिया के लिए रवाना हो गया। लेकिन जैसे ही जेम्स और उसकी टीम वहां पहुंचे, दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया, मानो उन्हें पहले से जेम्स के प्लान के बारे में सब कुछ पता हो। बदले में जेम्स और उसकी टीम भी जवाबी हमला करती है, लेकिन दुश्मन पूरी तरह से तैयार था और शायद उनके वहां पहुंचने का वेट कर रहा था। इसीलिए जेम्स की टीम के लोग काफी ज्यादा घायल हो गए। लेकिन कुछ देर बाद बैकअप टीम वहां पहुंच गई और जेम्स को किसी तरह रेस्क्यू करके वहां से निकाल लिया गया। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद जेम्स को एहसास होता है कि उसकी लगभग पूरी टीम मर चुकी है। वापस आने पर जेम्स को ब्रीफिंग के लिए हेडक्वार्टर बुलाया जाता है, जिसके बाद जेम्स का कमांडिंग ऑफिसर मिशन फेल होने का कारण पूछता है। अब यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा, दरअसल जब भी किसी टीम को किसी ऑपरेशन पर भेजा जाता है तो लड़ाई के समय उन्हें रिकॉर्डिंग ऑन करनी होती है ताकि वहाँ की सारी बातें और आवाजें रिकॉर्ड हो सके। अब पूछताछ के दौरान जेम्स को उनके ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है। तब जेम्स को पता चला कि रिकॉर्डिंग में जो आवाज आ रही है वो उसकी नहीं बल्कि किसी और की है, मतलब उस रिकॉर्डिंग के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। आगे जेम्स को कुछ मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उसके सुपीरियर का मानना था कि शायद लड़ाई के दौरान जेम्स के सिर में चोट आई है, जिस वजह से जेम्स अजीब बर्ताव कर रहा है। लेकिन टेस्ट करवाने पर जेम्स की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। इसीलिए डॉक्टर उसे घर जाकर आराम करने कहता है और उसे अल्कोहल से दूर रहने कहता है। जिसके बाद जेम्स बुजर नाम के आदमी के साथ एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगा। दरअसल जेम्स की पूरी टीम में से सिर्फ बुजर ही अकेला बचा था, इसीलिए वो और जेम्स बार में जाकर अपने शहीद टीममेट्स को श्रद्धांजलि देते हैं। तभी बार में एक रिपोर्टर जेम्स के पास आई और उससे मिशन फेल होने के बारे में पूछने लगी, लेकिन जेम्स उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और अपनी ड्रिंक खत्म करके वहां से चला जाता है। आगे जेम्स फ्लाइट करके सीधे अपने घर जाता है। तब हम एयरपोर्ट पर उसके दोस्त बेन को देखते हैं जो उसे पिक करने आया था। आगे जेम्स और बेन घर जाते समय कुछ देर बातें करते हैं, जिसके बाद जेम्स फाइनली अपने घर पहुंच गया। जेम्स अपना बाकी का समय अब अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है, लेकिन अगले दिन उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ब्रूजर अपने घर में मरा हुआ मिला। ये सुनकर जेम्स के पैरों तले जमीन निकल गई, इसीलिए वो भागता हुआ सीधा ब्रूजर के घर पहुंच गया। तब वहाँ एक FBI एजेंट ने बताया कि ब्रूजर ने खुद को शूट करके अपनी जान ले ली। ये सुनकर जेम्स को काफी हैरानी हुई, क्योंकि एक दिन पहले जेम्स और ब्रूजर साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। उस समय ब्रूजर बिल्कुल ठीक था, फिर उसने अचानक ऐसा क्यों किया। ये जानने के बाद FBI एजेंट कहता है कि उन्हें सूत्रों से पता चला कि ब्रूजर ने एक दिन पहले ही खुद को गोली मारी, फिर वो एक रात पहले जेम्स के साथ कैसे हो सकता है। ये सुनकर जेम्स और भी ज्यादा चौंक गया। आगे जेम्स अपने दोस्त बेन से मिलने उसकी बोट पर गया और बुजर की मौत के बारे में बताया। साथ ही जेम्स बेन को ये भी बताता है कि कुछ दिनों से उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। आगे जेम्स अपने आखिरी बचे टीममेट बुजर का फ्यूनरल अटेंड करने के बाद अपने घर के लिए निकलता है। तब जेम्स ने देखा कि एक कार उसका पीछा कर रही है, लेकिन जेम्स बिना कुछ रिएक्ट किए अपने घर तक गया और अपनी वाइफ को तुरंत घर के अंदर जाने को कहा। जिसके बाद जेम्स चुपके से अपनी कार से उतरकर उस कार के ड्राइवर को बिना पता चले उसके पास पहुंच गया। तब उसने देखा कि कार में वही रिपोर्टर बैठी थी जो कुछ समय पहले उससे बार में मिली थी। उसका नाम केटी है। जेम्स केटी को अपने घर के गैराज में बुलाता है। केटी को लगा कि जेम्स इंटरव्यू देने मान गया, लेकिन तभी जेम्स पूछता है कि क्या उसने उस दिन बार में उस आदमी को देखा था जो उसके बाजू में बैठा था। यहाँ जेम्स बुजर की बात कर रहा था। तब केटी बताती है कि उस दिन जेम्स के साथ बार में कोई नहीं था। ये सुनकर जेम्स एक बार फिर चौंक गया। आगे केटी जेम्स को बुजर की ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाती है, जिसमें साफ लिखा था कि बुजर की मौत 2 दिन पहले हुई है। मतलब उस दिन सच में बुजर जेम्स के साथ नहीं था। इससे पहले कि केटी आगे कोई सवाल पूछती, जेम्स उसे वहाँ से जाने कहता है। तब केटी अपना बिजनेस कार्ड रखकर वहाँ से चली गई। आगे बुजर की रिपोर्ट पढ़ने के बाद जेम्स का सिर घूमने लगा, क्योंकि उसे अच्छे से याद है कि उस दिन बार में बुजर और उसने एक साथ ड्रिंक की थी। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जेम्स बार में ड्रिंक कर रहा था और उसके बाजू की सीट खाली थी। जेम्स के पास बुजर की पिस्तौल भी थी, जिसे वो लॉक करके सेफ में रख देता है और अपनी वाइफ को बताता
है कि उसे दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। अब जेम्स को भी लग रहा था कि शायद उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। तब जेम्स की वाइफ उसे गले लगाकर शांत करती है। अगले दिन जेम्स हॉस्पिटल जाता है, जहां उसके सिर को स्कैन करने के लिए उसे MRI मशीन में लेटाया गया। लेकिन जैसे ही स्कैन कंप्लीट हुआ और जेम्स MRI मशीन से बाहर आया, तब एक मास्क पहना हुआ गनमैन उस पर गन तान देता है। उसे देखकर जेम्स ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए, जिसके बाद एक और गनमैन आकर जेम्स के सिर पर गन लगा देता है। तब जेम्स तुरंत एक गनमैन की गन छीनकर दूसरे गनमैन को शूट कर देता है। लेकिन पहले वाला गनमैन काफी स्ट्रॉन्ग था, वो जेम्स के हाथ से किसी तरह गन छुड़ाकर फेंक देता है। अब जेम्स दोनों गनमैन से अकेला ही लड़ रहा था। फिर जेम्स किसी तरह वही गन उठा लेता है जो गनमैन ने उसके हाथ से दूर फेंकी थी, जिसके बाद वो एक गनमैन को शूट करके मार देता है। लेकिन दूसरा गनमैन वहां से भाग निकला। तब जेम्स का ध्यान उस गन पर गया और उसे शॉक लगा, क्योंकि वो वही गन थी जिसे बूजर इस्तेमाल करता था। और बूजर के मरने के बाद जेम्स ने उस गन को लॉक करके सेफ में रख दिया था। जेम्स समझ गया कि वो गन उसके घर से चुराई गई, मतलब उसके बीवी बच्चे खतरे में है, इसीलिए वो तुरंत अपने घर भागता है। घर पहुंचने पर जेम्स अपनी गन निकालकर सावधानी के साथ अंदर गया, लेकिन घर में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। तब ढूंढते हुए जेम्स किचन में पहुंचा और वहां उसे अपनी बेटी और वाइफ की लाश मिली। उन्हें शूट करके मार दिया गया था। ये नजारा देखकर जेम्स के दिल के कई टुकड़े हो गए और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जेम्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। आगे हम जेम्स को फ्यूनरल में देखते हैं। पिछले 2 दिनों में जेम्स ने कुल 15 फ्यूनरल अटेंड किए थे, जिसमें उसकी वाइफ और बेटी भी शामिल है। तब जेम्स कसम खाता है कि इन सब के पीछे चाहे जो भी जिम्मेदार हो, वो उस शख्स को खून के आंसू रुलाएगा। घर जाने के बाद जेम्स काफी अकेला महसूस करने लगा, इसीलिए वो अपनी बेटी की बनाई ड्राइंग देखकर उसे याद करता है। तभी जेम्स के घर FBI एजेंट आता है। ये वही एजेंट था जो ब्रूजर के मरने के बाद उसके घर पर भी मिला था। दरअसल वो FBI एजेंट वहाँ जेम्स का सेफ चेक करने आया था, जिसमें ब्रूजर की गन रखी थी। तब जेम्स उसे घर में बुलाता है और सेफ खोलकर दिखाता है, जहां से उन मास गनमैन ने वो गन चुरा ली थी और जेम्स के परिवार को भी मार दिया। एजेंट जानना चाहता था कि जेम्स के अलावा उस सेफ का सीक्रेट कोड और किसे पता है, लेकिन वो सेफ जेम्स के फिंगरप्रिंट के अलावा किसी से नहीं खुलती। तो सवाल ये था कि उन गनमैन ने जेम्स के घर में घुसकर वो सेफ कैसे खोली। तब एजेंट जेम्स से फालतू के सवाल पूछने लगा, जिस पर जेम्स काफी भड़क गया और एजेंट पर इल्जाम लगाने लगा कि वो किलर को पकड़ने की बजाय उल्टा विक्टिम को हैरास कर रहा है। जेम्स को ये भी पता था कि बूजर की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि उसे मारा गया। जेम्स की सारी बातें सुनने के बाद एजेंट उसे शांत करता है और वहां से चला जाता है। आगे रिपोर्टर केटी और वही FBI एजेंट हॉस्पिटल जाकर क्राइम सीन को चेक करते हैं, जहां मास्कमैन ने जेम्स पर हमला किया था। एजेंट केटी को बताता है कि इस इंसिडेंट के बाद सबसे पहले वहां वही पहुंचा था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहां जेम्स की गन से फायर हुई गोलियां मिली, लेकिन वहां किसी और के होने का कोई सबूत या किसी की डेड बॉडी नहीं थी। अब उस एरिया में कोई सिक्योरिटी कैमरा भी नहीं था, इसीलिए कोई नहीं जानता कि वहां असल में क्या हुआ था। एजेंट का मानना था कि शायद जेम्स सच बोल रहा है, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तुरंत क्राइम सीन की सफाई की हो, क्योंकि वहां किसी और के होने का कोई सबूत नहीं था। इसीलिए जेम्स की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। अब उस एजेंट और केटी को लग रहा था कि शायद जेम्स की दिमागी हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। रात होने पर केटी जेम्स के घर जाकर उसे बताती है कि पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटल में जेम्स पर कोई हमला नहीं हुआ और ना ही हमलावर के होने का कोई सबूत मिला। लेकिन जेम्स को पता था कि ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनटों में क्राइम सीन को पूरी तरह साफ करके सबूत मिटा देते हैं। तब केटी जेम्स को बूजर के केस की फाइल दिखाती है, जिसे देखकर जेम्स को पता चला कि बूजर के मरने के बाद वही एजेंट सबसे पहले क्राइम सीन पर पहुंचा था। अब जेम्स समझ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जेम्स से जुड़े हर क्राइम में वो एजेंट सबसे पहले क्राइम सीन पर पहुंच रहा था। इसीलिए केटी के वहां से जाने के बाद जेम्स इंटरनेट पर उस एजेंट के बारे में छानबीन करने लगा। तब जेम्स उस एजेंट की फोटो को अपनी उंगलियों से छुपाता है और बस उसकी आंखों को देखता है। तब जेम्स को पता चला कि उस एजेंट की आंखें बिल्कुल उस मास गनमैन से मेल खा रही थी जिसने हॉस्पिटल में उस पर हमला किया था। ये देखकर जेम्स चौंक गया और समझ गया कि बूजर और उसकी फैमिली की मौत के बीच जरूर कुछ कनेक्शन है। आगे जेम्स के समझ में आया कि जब उसने पुलिस स्टेशन में कॉल किया था तब सबसे पहले वहां की लोकल पुलिस आनी चाहिए थी, ना कि FBI एजेंट। मतलब वो FBI एजेंट जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जेम्स छुपकर उस एजेंट का पीछा करता है और उसके डेली रूटीन का पता करने की कोशिश करता है।
आगे जब वो एजेंट अपनी ड्यूटी पर था तब जेम्स चुपके से उसके घर में घुस गया और उसके कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव लगाकर डेटा कॉपी कर लिया। वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा अपने दोस्त बेन के पास जाता है और एजेंट के घर से चुराया सारा डेटा और उसकी एक फोटो बेन को देकर उसके बारे में पता लगाने कहता है। अब रात होने पर जेम्स अपने घर में आराम कर रहा था, तब बेन उसके घर आकर बताता है कि जेम्स की फैमिली को खत्म करने से ठीक 2 दिन पहले उस एजेंट ने डेटाबेस पर जेम्स के पर्सनल रिकॉर्ड चेक किए थे। मतलब वो पहले से ही जेम्स के बारे में सब कुछ पता लगा रहा था। ये जानने के बाद जेम्स रात के अंधेरे में काले कपड़े पहनकर सीधा एजेंट के घर में घुस गया। उस समय एजेंट अपने कमरे में सो रहा था। तब जेम्स उसके कमरे में जाता है और सबसे पहले एजेंट के पिलो के नीचे से उसकी गन उठाकर अपने पास रख लेता है, जिसके बाद उसने एजेंट के मुंह में अपनी गन घुसा दी, जिससे एजेंट की नींद खुल गई और वो अपनी मौत को सामने देखकर घबरा गया। डर के मारे एजेंट जेम्स को एक आदमी के बारे में बता देता है जिसका नाम सॉल एग्नॉन है। अब एजेंट को ये तो नहीं पता था कि जेम्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है। उसे बस काफी सारे पैसे मिले थे जिसके बदले में एजेंट को सॉल के ऑर्डर फॉलो करने थे। ये सुनकर जेम्स भी सोचने लगा कि क्या वो किसी सॉल को जानता है। तभी एजेंट ने खुद को बचाने के लिए जेम्स पर हमला कर दिया, लेकिन तभी जेम्स ने उसके सिर में गोली मार दी और एजेंट की वहीं पर मौत हो गई। जिसके बाद जेम्स उस सीन को ऐसा बना देता है मानो एजेंट की मौत एक्सीडेंट से हुई हो। आगे जेम्स अपने हिट लिस्ट में सॉल एग्नॉन का नाम ऐड करता है, लेकिन जेम्स के पास सॉल के नाम के अलावा कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए जेम्स सॉल को भी इंटरनेट पर सर्च करता है। तब उसे कैपस्टोन इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी के बारे में पता चला जहाँ सॉल कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। तब जेम्स समझ गया कि उसे किसी बड़े आदमी से टकराना है, इसीलिए वो सबसे पहले अपने पासपोर्ट, कैश और हथियार जमा करता है और उसे अपनी गाड़ी में लोड कर देता है। जिसके बाद वो केटी को मैसेज करके मिलने बुलाता है। अगले दिन जेम्स और केटी क्राउड से भरे एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तब जेम्स केटी से सॉल और कैपस्टोन इंडस्ट्रीज के बारे में पूछने लगा, लेकिन केटी कुछ देर घूरने के बाद जेम्स को उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है और MRI रिपोर्ट देखने पर जेम्स को पता चला कि उसके ब्रेन में ट्यूमर है। ये देखकर जेम्स का दिमाग घूम गया। वही रिपोर्ट देखने के बाद केटी को भी यकीन हो गया कि जेम्स दिमागी रूप से बीमार है और उसे हेलुसिनेशन आ रहे हैं और शायद जेम्स के साथ जो कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार वो खुद है। ये सब सुनकर जेम्स काफी उदास हो गया। तभी उसने नोटिस किया कि कोई उन दोनों पर छुपकर नजर रख रहा है, इसीलिए जेम्स तुरंत केटी को रेस्टोरेंट से बाहर ले जाता है। इस पॉइंट पर केटी को लग रहा था कि जेम्स को फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया, लेकिन वो फिर भी जेम्स के साथ भागती है। कुछ देर बाद जेम्स केटी को अपनी कार में बैठाकर वहाँ से निकल गया। तभी उसने देखा कि एक अनजान कार उनका पीछा कर रही है। तब जेम्स तुरंत अपनी कार का रिवर्स गियर लगाता है और पीछा कर रही कार को टक्कर मार देता है। आगे जेम्स जब पीछे वाली कार को चेक करने के लिए गाड़ी से उतरा, तब अचानक पिछली कार का ड्राइवर उस पर फायरिंग करने लगा। तब जेम्स ने तुरंत अपनी गन से उस आदमी को शूट कर दिया। आदमी के मरने के बाद जेम्स उसकी कार को सर्च करता है। तब उसे एक फाइल मिली जिसे वो केटी को ला कर देता है। उस फाइल में जेम्स की शुरुआत से आखिर तक की जन्म कुंडली थी। फाइल देखकर केटी समझ गई कि वो जेम्स को गलत समझ रही थी और उसे जानबूझकर फ्रेम किया जा रहा है। लेकिन अब भी यही सवाल उठ रहा था कि आखिर जेम्स के साथ ये सब क्यों हो रहा है और ये कौन कर रहा है। आगे जेम्स और केटी एक पार्किंग लॉट में जाते हैं जहां जेम्स अपनी कार बदल लेता है और केटी को सेफ्टी के लिए एक पिस्तौल भी देता है। जिसके बाद जेम्स और केटी अलग हो जाते हैं। कहानी में आगे हम जेम्स को देखते हैं जो अब एक रिमोट हाउस में रह रहा है। वो बेन के जरिए सॉल का पता लगाता है और उस पर नजर रखकर उसका डेली रूटीन पता कर लेता है। एक रात सॉल जब एक पार्टी से अपने घर वापस आता है और सोने की तैयारी करता है, तब ब्रश करते समय सॉल को अपने ही बेडरूम से म्यूजिक की आवाज आने लगी, इसीलिए वो चेक करने अपने रूम में जाता है। तब जेम्स सॉल के पीछे आकर उसके मुंह को प्लास्टिक बैग में लपेट देता है, जिससे सॉल का दम घुटने लगा और कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया। अगले सीन में हम सॉल को एक चेयर से बंधा हुआ देखते हैं। तब उसके सामने जेम्स खड़ा था। अब सॉल को डराने के लिए जेम्स को हथियार की जरूरत नहीं पड़ती। वो जेम्स की कुछ धमकियों में ही डर गया और अपनी जान बचाने के लिए सब बताने लगा। लेकिन यहाँ भी FBI एजेंट जैसा मामला था। मतलब सॉल भी एजेंट की तरह बस एक मोहरा था जो किसी स्टीवन हॉर्न नाम के आदमी के ऑर्डर फॉलो कर रहा था। सॉल आखिर में बस इतना बताता है कि ये सब 4895 नाम के प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा है। लेकिन सॉल को
प्रोजेक्ट के नाम के अलावा कुछ नहीं पता था। आगे जेम्स सॉल से उस किलर के बारे में जानने की कोशिश करता है जिसने उसकी फैमिली को मारा। तब जेम्स को मार्कस नाम के आदमी के बारे में पता चला जो मेक्सिको में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है और उसी ने किलर को हायर किया था। सारी जानकारी उगलवाने के बाद जेम्स सॉल के हाथ में एक इंजेक्शन लगाता है और जाने से पहले ऐसा सेटअप कर देता है कि सबको यही लगे कि सॉल की मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई है। अब जेम्स का अगला डेस्टिनेशन मेक्सिको है, लेकिन मेक्सिको जाने से पहले वो बेन से मिलता है और उसे स्टीवन हॉर्न और मार्कस की जानकारी निकालने का काम देता है। अगले सीन में हम मार्कस को देखते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करके काफी अमीर बन गया था और उसे खुद से बहुत प्यार था। इसीलिए मार्कस हर सुबह उठकर तैयार होता है और सबसे पहले अपने मेंशन के साथ खुद की फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है और खुद ही अपनी फोटो को लाइक करता है। जिसके बाद मार्कस अपनी सुपर कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। वही जेम्स मार्कस के ऑफिस जाने के रास्ते पर छुपकर उसका वेट कर रहा था। अब जैसे ही मार्कस जेम्स के रेंज में पहुंचा तब जेम्स तुरंत अपनी स्नाइपर गन से शूट करता है और गोली सीधा मार्कस को लगती है, जिससे कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और खाई में गिर गई। तब जेम्स टूटी फूटी कार के पास जाकर मार्कस के पॉकेट से उसका फोन निकाल लेता है और उसी के फेस से फोन को अनलॉक करता है। फिर वो मार्कस के फोन का सारा डेटा अपने फोन में ट्रांसफर करता है और बेन को भेजता है। उस डेटा की मदद से बेन ने किलर का पता लगा लिया। आगे वो दोनों एक आदमी से मिलते हैं जो मेक्सिको में जेम्स की मदद करता है क्योंकि वो आदमी जेम्स का अंकल है। जेम्स के अंकल एक सिक्योरिटी कंपनी के हेड से मीटिंग फिक्स करते हैं। तब कंपनी के हेड से जेम्स को पता चला कि उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड एक मिशन पर भेजे गए थे जिसमें से सिर्फ एक वापस लौटा और दूसरे का अब तक कोई पता नहीं चला। ये वही 2 लोग थे जो मास्क पहनकर जेम्स को मारने हॉस्पिटल गए थे और उनमें से एक को जेम्स ने हॉस्पिटल में ही मार दिया था। मतलब हो सकता है कि उन दोनों में से किसी एक ने जेम्स की फैमिली को मारा हो, क्योंकि हॉस्पिटल जाने से पहले वो दोनों आदमी गन चुराने के लिए जेम्स के घर गए थे। आगे सिक्योरिटी कंपनी का हेड उस आदमी का एड्रेस बताता है जो हॉस्पिटल में जेम्स से बचकर भाग निकला था, क्योंकि वही उसकी फैमिली का किलर है। इसीलिए हेड जेम्स को उस आदमी के घर के पास ही एक लोकेशन भी दिखाता है जहाँ से जेम्स किलर को आराम से शूट कर सकता है। लेकिन जेम्स ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो अपनी बीवी और बेटी के कातिल को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता। अगले दिन जेम्स सीधा किलर के एड्रेस पर पहुंच गया, लेकिन किलर के प्रोटेक्शन के लिए वहाँ काफी सारे गार्ड तैनात थे। तब जेम्स बड़ी चालाकी से एक एक करके सभी गार्ड्स को ठिकाने लगा देता है, लेकिन वहाँ और भी गार्ड्स थे और उन्होंने जेम्स को देख लिया था, इसीलिए वो लोग उस पर लगातार फायरिंग करने लगे। लेकिन जेम्स एक एक करके उन्हें भी मार देता है। आगे जेम्स घर के अंदर घुसा तब उसने देखा कि किलर पहले से उसके अंदर आने की घात लगाए बैठा था, लेकिन जेम्स उसके पीछे से आता है, इसीलिए किलर जेम्स को देख नहीं पाता। बस इसी बात का फायदा उठाकर जेम्स किलर के कंधे पर शूट करता है, जिससे किलर घायल हो गया। तब जेम्स किलर को घसीटते हुए घर से बाहर निकालता है और एक फैक्ट्री में लेकर जाता है। वहाँ वो किलर को एक चेन से बांध देता है और अपने पीछे से एक कुल्हाड़ी निकालकर धीरे धीरे किलर का पेट फाड़ता है। तब दर्द की वजह से किलर जोर जोर से चिल्लाने लगा और कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। अब जेम्स ने अपनी फैमिली के कातिल को तो मार दिया था, लेकिन उसकी हिट लिस्ट अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि स्टीवन हॉर्न अब भी जिंदा है और उसे ही पता है कि जेम्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए जेम्स लीज नाम की एक लड़की के साथ सैन फ्रांसिस्को जाता है। दरअसल लीज जेम्स के अंकल की बेटी है जो सैन फ्रांसिस्को में स्टीवन को ढूंढने में मदद करेगी। अब जेम्स स्टीवन के बारे में सोचता है कि आखिर स्टीवन कौन है जो उसे बर्बाद करने के लिए इस हद तक गिर गया। सैन फ्रांसिस्को पहुंचने के बाद जेम्स और लीज छानबीन करते हैं। तब उन्हें पता चला कि स्टीवन ही कैपस्टोन इंडस्ट्री का मेन प्रेसिडेंट है और उसके हाइडआउट की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इसीलिए जेम्स प्लान बनाता है कि वो स्टीवन के डेली रूटीन पर सेटअप लगाएगा, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने भीड़ में स्टीवन पर हमला हो सकता है। अब जेम्स स्टीवन के डेली रूटीन को पता करने के लिए उसका पीछा करने लगा। तब उसे 2 FBI एजेंट कैपस्टोन इंडस्ट्री की बिल्डिंग में जाते हुए दिखे। उन एजेंट के नाम टोनी और विल्सन है। आगे हम स्टीवन और FBI एजेंट के बीच की बातचीत देखते हैं और हमें पता चलता है कि जेम्स ने जिस आदमी को कार में मारा था, जिसके पास से जेम्स को बायोडाटा की फाइल मिली थी, वो आदमी स्टीवन का वफादार था। वही केटी भी उस समय कैपस्टोन बिल्डिंग में इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी। तब छानबीन के दौरान उसे पता चला कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी PTSD मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर नाम की बीमारी की मेडिसिन पर काम कर रही थी। अब ये PTSD क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। दरअसल PTSD एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई बुरी घटना होने के बाद इंसान का दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे उसे हेलुसिनेशन आते हैं या फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और जब तक उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए ये सिम्टम्स सारी जिंदगी दिखाई देते हैं। अब स्टीवन ने हाल ही में
ने उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को खरीदा था। कैपस्टोन इंडस्ट्री ने मेडिसिन तो बना ली थी, लेकिन उसका ह्यूमन टेस्ट अब भी बाकी था। इसीलिए वो ड्रग जेम्स और उसकी सील टीम को दिया गया, लेकिन वो मेडिसिन अब भी इनकम्प्लीट थी, जिसकी वजह से जेम्स और उसकी टीम को ब्रेन ट्यूमर हो गया। अब ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए थी, इसीलिए जेम्स और उसकी टीम के लिए सीरिया भेजने का एक मिशन डिजाइन किया गया, क्योंकि वहाँ उन सबको मारने की प्लानिंग की गई थी, जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था। मतलब ये सब स्टीवन का किया धरा था, जिसने अपनी मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए जेम्स और उसकी टीम को सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया और बाद में उन्हें मरवा दिया। और इस पूरे ऑपरेशन का नाम 4895 प्रोजेक्ट रखा गया, क्योंकि उस मेडिसिन का नाम RD 4895 है, जिसका जिक्र सॉल ने अपने मरने से पहले जेम्स के साथ किया था। और इसी मेडिसिन की वजह से जेम्स के ब्रेन में ट्यूमर पनप गया। अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये पूरा सेटअप तैयार किया गया था, लेकिन जेम्स किसी तरह बच गया और स्टीवन का प्लान फेल हो गया। इसीलिए उसने जेम्स की बेटी और वाइफ को मारने के लिए किसी को हायर किया। और तो और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी जेम्स के साथ गेम खेला और वहाँ से एक गनमैन की लाश गायब करने में मदद की। अब केटी को सब कुछ पता चल चुका था कि जेम्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और किसने किया है। वही FBI को कैपस्टन बिल्डिंग के बाहर देखने पर जेम्स को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। वो समझ गया कि स्टीवन को मारना इतना आसान नहीं होगा और इसके लिए उसे दूसरा प्लान तैयार करना होगा। लेकिन ब्रेन ट्यूमर की वजह से जेम्स की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, क्योंकि उसका एक हाथ अपने आप हिलना शुरू हो गया था। इसीलिए वो अपनी दवाइयों के डोज बढ़ा देता है ताकि उसकी हिट लिस्ट खत्म होने तक उसे कुछ ना हो। वही दूसरी तरफ हम फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक्स ओनर को देखते हैं, जिसका नाम माइक है, और उसी ने केटी को जेम्स और स्टीवन के बीच के कनेक्शन के बारे में बताया था। आगे माइक अपने ऑफिस जाकर सोच विचार करता है और केटी को देने के लिए कैपस्टन इंडस्ट्री का सारा डेटा एक पेन ड्राइव में लोड कर देता है। इसके बाद माइक ने केटी को कॉल करके उसी रात मिलने बुलाया, ताकि वो और केटी मिलकर कैपस्टन इंडस्ट्री का सच सबके सामने ला सके। तब केटी भी मान गई, लेकिन स्टीवन के एक आदमी ने माइक का अजीब बर्ताव नोटिस कर लिया और ये बात उसने अपने बॉस स्टीवन को भी बता दी। तब स्टीवन ने तुरंत माइक को मारने के लिए अपने आदमी भेज दिए। वही दूसरी तरफ जेम्स कैपस्टन बिल्डिंग पर नजर रख रहा था। तब उसने स्टीवन को अपने आदमियों के साथ बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन तभी जेम्स ने नोटिस किया कि स्टीवन के आधे बॉडीगार्ड अलग होकर कहीं और जाने के लिए निकल गए। और ये बात जेम्स को थोड़ी अजीब लगी, इसीलिए वो स्टीवन को छोड़कर बॉडीगार्ड्स के दूसरे ग्रुप को फॉलो करने लगा। उधर माइक केटी से एक सबवे स्टेशन में मिलता है और उसे वो सारी बातें बताता है जो उसने पहली मीटिंग में बताना जरूरी नहीं समझा। माइक बताता है कि पिछले 2 महीनों के अंदर कैपस्टन कंपनी में काफी सारे बदलाव देखे गए और ये सारे बदलाव RD 4895 ड्रग के लिए किए जा रहे थे, जो PTSD नामक बीमारी के लिए तैयार की गई थी। फिर माइक केटी को वही पेन ड्राइव देता है जिसमें कैपस्टन इंडस्ट्री का काला सच लोड किया हुआ है। तभी केटी का ध्यान एक आदमी पर जाता है जो उन्हें ही ढूंढ रहा था। केटी समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो माइक को लेकर वहाँ से भागने लगी। लेकिन जैसे ही दोनों इमरजेंसी एग्जिट के पास पहुंचे, तब उस आदमी ने माइक के सिर में गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। लेकिन केटी बिना रुके वहाँ से भागने लगी। तब वो किलर भी केटी के पीछे भागता है, लेकिन जैसे ही किलर केटी के पास पहुंचा, तब केटी ने उसी पिस्तौल से किलर को शूट कर दिया जो जेम्स ने उसे सेफ्टी के लिए दी थी। जिसके बाद केटी अपनी जान बचाते हुए सबवे स्टेशन के एग्जिट से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वो बाहर गई, तब उसने एक आदमी को देखा जो उसी की तरफ तेजी से आ रहा था। उसे देखकर केटी घबरा गई, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने केटी को मारने के लिए गन निकाली, तब एक बुलेट आकर सीधा उस आदमी के सिर में लगी। तब हम जेम्स को देखते हैं जो उन बॉडीगार्ड्स का पीछा करते हुए वहां तक पहुंचा था और उसने केटी की जान बचा ली। आगे जेम्स जानना चाहता था कि आखिर स्टीवन केटी को मरवाना क्यों चाहता है। तब केटी उसे वो सारी बात बता देती है जो माइक ने केटी को बताया था और अब जेम्स को भी पता चल गया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब जेम्स को पता था कि उस कंपनी में स्टीवन के अलावा और भी शेयर होल्डर है और वो सब भी उसकी टीम और फैमिली की मौत के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए जेम्स केटी से उन सभी शेयर होल्डर्स के बारे में पूछता है ताकि वो अपनी हिट लिस्ट में उन सभी के नाम ऐड कर सके। लेकिन केटी नहीं चाहती थी कि जेम्स उन लोगों को मार कर अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दे। इसीलिए कैपस्टन इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने के लिए केटी लीगल तरीके से कानून का सहारा लेना चाहती है। लेकिन जेम्स केटी से वो पेन ड्राइव ले लेता है जो उसे माइक ने दी थी। आगे जेम्स वो पेन ड्राइव
ड्राइव का डाटा बेन को सेंड कर देता है और उन सबके नाम पता करने कहता है जो उस RD4895 ड्रग से पैसे कमा रहे हैं। अब बेन को पता था कि वो लोग जिनसे टक्कर ले रहे हैं वो कोई मामूली लोग नहीं है और ये लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है। इसीलिए बेन जेम्स को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जेम्स एक फौजी है और अगर एक बार किसी फौजी की सनक गई तो वो किसी को नहीं गिनता। इसीलिए जेम्स बेन को किसी भी कीमत पर कैप्स्टन इंडस्ट्री के शेयर होल्डर्स के नाम निकालने कहता है। अगली सुबह जेम्स की हिट लिस्ट में उन सभी के नाम जुड़ गए जो RD4895 प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और उनमें से कुछ तो इतने पावरफुल लोग हैं जिनके मरने से देश को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। सारे नाम पढ़ने के बाद जेम्स को शॉक लगा क्योंकि उनमें से कुछ हाई रैंकिंग सील ऑफिसर के नाम भी थे जिन्होंने उसे सीरिया के मिशन पर भेजा था। लेकिन अब जेम्स ने ठान लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगा। आगे जेम्स लिस के साथ मिलकर फैसला करता है कि उसका अगला टारगेट पहले स्टीवन होगा। इसीलिए वो लिस को कुछ केमिकल खरीदने कहता है ताकि वो खुद एक बम तैयार कर सके। उधर बाकी रिपोर्टर्स के साथ केटी भी कैप्स्टन बिल्डिंग के पास पहुंच गई। कुछ देर बाद स्टीवन बिल्डिंग से बाहर निकलता है और अपनी कार की तरफ बढ़ता है। तब उसने वहां काफी सारे रिपोर्टर्स को देखा। वही दूसरी तरफ लीज अपनी कार लेकर कैप्स्टन बिल्डिंग के पास वाले इंटरसेक्शन पर जाती है और सारा ट्रैफिक जैम कर देती है, जिससे आम पब्लिक वही रुक गई और बिल्डिंग के पास का एरिया खाली हो गया, जिससे ब्लास्ट होने पर आम पब्लिक घायल होने से बच जाएगी। लेकिन तभी FBI एजेंट टोनी ने लीज की गाड़ी को देख लिया जो ट्रैफिक जैम कर रही थी। तब टोनी समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो अपने कुछ जूनियर को लिस के पास भेजता है। उधर स्टीवन अपनी कार में बैठा था और केटी उसका इंटरव्यू ले रही थी। तभी केटी का ध्यान स्टीवन की कार के बाजू खड़ी एक कार पर गया जिसमें जेम्स बैठा था। जेम्स को देखकर केटी अचानक स्टीवन की कार से पीछे हटने लगी। तभी स्टीवन ने भी जेम्स को देख लिया और तुरंत अपनी कार का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेम्स तुरंत डेटोनेटर का बटन प्रेस कर देता है और स्टीवन की कार के पास खड़ी दूसरी कार में जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे स्टीवन मरता तो नहीं लेकिन वो काफी ज्यादा घायल हो गया था। उसके सभी बॉडीगार्ड्स वहां जमा हो गए। तभी जेम्स अपनी कार से उतरकर उन बॉडीगार्ड्स पर फायरिंग करने लगा और एक एक करके सबको मार गिराया। उधर FBI एजेंट जो लिस की कार को हटाने की कोशिश कर रहे थे वो तुरंत ब्लास्ट और फायरिंग की आवाज सुनकर स्टीवन की तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक जेम्स स्टीवन तक पहुंच गया। अपनी मौत को सामने देखकर स्टीवन जान की भीख मांगने लगा, लेकिन जेम्स उससे बात किए बिना तुरंत उसके सिर में बुलेट घुसा देता है और स्टीवन मारा जाता है, जिसके बाद जेम्स वहां से एक पिकअप ट्रक चुरा कर निकल गया। अगले सीन में हम सारी पुलिस फोर्स की गाड़ियों को देखते हैं जो जेम्स के ट्रक का पीछा कर रही थी और जेम्स उनसे बचकर भाग रहा था, लेकिन पुलिस की टुकड़ी ने पहले ही रोड पर कांटे बिछा रखे थे, इसीलिए जेम्स का ट्रक पंचर हो गया। तब जेम्स अपना ट्रक रोड के किनारे रोककर उसके पीछे छुप जाता है और पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करता है। जवाब में पुलिस भी जेम्स पर फायरिंग करने लगी, लेकिन तभी FBI एजेंट विल्सन पुलिस को फायरिंग करने से रोक देती है, जिसके बाद विल्सन जेम्स के ट्रक की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन तब तक जेम्स वहां से जा चुका था और वहां बस कुछ खून के निशान थे, मतलब जेम्स घायल हो गया। आगे जेम्स जंगल में लगातार भाग रहा था और उसके हाथ से खून बह रहा था। तब उसे एक घर दिखाई दिया जो एक फॉरेस्ट रेंजर का था। तब जेम्स उस घर में जाता है जहां उसे लैंडलाइन फोन और साथ में एक मेडिकल की बोतल मिलती है। तब जेम्स उस मेडिसिन को तुरंत अपने हाथ पर लगे घाव पर डाल देता है। इसके बाद वो अपनी ब्रेन ट्यूमर की दवा ढूंढता है। तब उसे पता चला कि उसने अपनी दवा ट्रक में ही भूल गया। अब रात हो चुकी थी और FBI ऑफिसर टोनी पूरी टीम के साथ जंगल में जेम्स को ढूंढ रहा था। तभी जोर की बारिश शुरू हो गई। वही जेम्स एक छोटी सी गुफा में जाकर छुप जाता है, लेकिन ट्यूमर की वजह से उसके सिर में और घायल होने की वजह से उसके हाथ में काफी दर्द होने लगा। अगले दिन टोनी जेम्स को ढूंढने के लिए जंगल में स्पेशल फोर्स बुलाता है और उन सभी को जेम्स के बारे में बताता है, लेकिन उन सभी ने जेम्स के खिलाफ जाने से मना कर दिया क्योंकि वो सब जेम्स के साथ काम कर चुके थे और उन्हें अच्छी तरह पता था कि जेम्स एक बहुत ही शातिर और खतरनाक सोल्जर है और वो सब मिलकर भी जेम्स की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन उन्हें FBI के ऑर्डर फॉलो करना जरूरी था, इसीलिए वो सभी ना चाहते हुए भी जंगल में जेम्स को ढूंढने निकल गए। आगे स्पेशल फोर्स हेलीकॉप्टर से जेम्स को ढूंढ रही थी और जेम्स ने भी उस चॉपर को देख लिया था। तब वो अपना दिमाग चलाता है और अपना मोबाइल फोन ऑन करता है, जिससे FBI को जंगल में उसकी लोकेशन शो होने लगी। तब कुछ सोल्जर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो सब जेम्स का बनाया हुआ एक ट्रैप था। अब जैसे ही कुछ सोल्जर वहां पहुंचे, उन्हें जेम्स कहीं नजर नहीं आता, लेकिन उसका मोबाइल फोन एक पेड़ के पास रखा मिला। अब जैसे ही एक सोल्जर ने फोन उठाया, तब जेम्स ने एक पिन खींचा और वहाँ छोटा सा ब्लास्ट हुआ और वहाँ धुआं फैलने लगा। तब जेम्स वहाँ से भाग निकला। वो बस
ये दिखाना चाहता था कि सारे लोग मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहाँ से भागने के बाद जेम्स अपने बैग से कुछ बैटरीज निकालता है और उन्हें अलग अलग लोकेशन पर फेंक देता है। अब FBI के पास जेम्स को ढूंढने का एक ही तरीका था कि वो जंगल में उसकी बॉडी से निकलने वाली हीट को ट्रेस करे। तब FBI को काफी सारी लोकेशन दिखने लगी और उस लोकेशन के हिसाब से वो लोग अपने सोल्जर को गाइड करने लगे, लेकिन वो हीट जेम्स की बॉडी की नहीं बल्कि उन बैटरीज की थी जो कुछ देर पहले जेम्स ने अलग अलग लोकेशन पर फेंकी थी। और इसी तरह जेम्स उन सबका समय बर्बाद करता रहा। आगे जेम्स एक चट्टान से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से उसका हाथ एक बार फिर कांपने लगा और जेम्स इतनी ऊपर से नीचे गिर गया। अब जेम्स को अच्छी खासी चोटें आ गई थी, लेकिन खुशकिस्मती से उसे एक भी फ्रैक्चर नहीं हुआ। इसके बाद जेम्स जंगल के एक एरिया में जाकर वहाँ काफी सारी माइंस बिछा देता है और डेटोनेटर अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तब जेम्स डेटोनेटर का बटन प्रेस कर देता है, जिससे हर तरफ ब्लास्ट होने लगे और ब्लास्ट की वजह से माउंटेन स्लाइडिंग होने लगी, जिसमें दबकर कई सारे सोल्जर मारे जाते हैं। अब जेम्स वहाँ से आराम से भाग सकता था, लेकिन तभी उसे मिट्टी में दबा हुआ एक हाथ नजर आया। जेम्स उस हाथ को पकड़कर खींचता है। तब हम देखते हैं वो FBI एजेंट टोनी की पार्टनर विल्सन थी। जेम्स विल्सन को बाहर निकालता है। तब उसने देखा कि विल्सन की सांसें रुकी हुई है, इसीलिए वो विल्सन को CPR देता है और कुछ देर बाद वो होश में आ जाती है, जिसके बाद जेम्स वहाँ से भाग जाता है। उधर लिज जंगल में लैंडस्लाइडिंग की न्यूज सुनती है और उसे लगता है कि शायद जेम्स भी मारा गया, इसीलिए वो काफी उदास हो गई। तभी जेम्स लिज को पीछे से आवाज देता है। उसे देखकर लिज खुशी से जेम्स के गले लग गई। आगे हम उन 3 नेवी सील ऑफिसर को देखते हैं जो जेम्स की हिट लिस्ट में है और उन्हें पता चल चुका था कि जेम्स एक बार फिर मौत को चकमा देकर भाग निकला। तब हावर्ड नाम का ऑफिसर कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द कोई प्लान बनाना होगा। हावर्ड का मानना था कि उन्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन जनरल पिलर ने जेम्स को मारने के लिए 5000 लोगों की आर्मी पहले से तैयार कर रखी थी, लेकिन उन तीनों को ये नहीं पता था कि जेम्स पहले ही वहाँ पहुँच चुका है और उनके हर मूव पर नजर रख रहा है। जेम्स ने पहले ही सारे प्लान बना लिए थे। अब ऑफिसर हावर्ड काफी डरा हुआ था, इसीलिए वो अपने घर में जाता है और वहाँ से अकेले ही भागने का प्लान बनाता है, लेकिन तभी उसने अपने घर के दरवाजे पर जेम्स के दोस्त बेन को खड़ा देखा। वही दूसरी तरफ जेम्स ने दूसरे ऑफिसर को एक बार के बाहर पकड़ लिया, लेकिन उस ऑफिसर में जेम्स से कई गुना ज्यादा ताकत थी और वो जेम्स को आराम से लड़ाई में मात दे देता है। लेकिन तभी जेम्स उस ऑफिसर को बेहोश होने का इंजेक्शन लगा देता है। कुछ देर बाद जब वो ऑफिसर होश में आया, तब उसने देखा कि वो एक भारी पोल से बंधा हुआ था और पानी में डूबने वाला था और कुछ देर बाद जेम्स उसी पोल के साथ ऑफिसर को समुद्र में डुबा देता है, जिससे उसकी मौत हो गई। उधर बेन ने ऑफिसर हावर्ड की फैमिली को बांध दिया था। फिर बेन हावर्ड से कहता है कि जेम्स उसे और उसकी फैमिली को छोड़ देगा, लेकिन उससे पहले हावर्ड को जेम्स का एक काम करना पड़ेगा। अपनी फैमिली को बचाने के लिए हावर्ड बेन की बात मान लेता है और जेम्स का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ केटी पेन ड्राइव का सारा डेटा अपने एक दोस्त को सेंड करके उसे सारी जानकारी ऑनलाइन पब्लिश करने कहती है। तब उसका दोस्त कहता है कि ये न्यूज 1 घंटे में ट्रेंड करने लगेगी, लेकिन काफी समय होने के बाद भी कोई न्यूज पब्लिश नहीं होती। तब केटी अपने दोस्त को कॉल करके पूछती है, लेकिन इस बार उसका दोस्त कहता है कि उसे कोई डेटा मिला ही नहीं। तब केटी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो अपने दोस्त के पास जाने के लिए तैयारी करने लगी, लेकिन तभी उसके सामने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आकर बैठ गई। उसे देखकर केटी समझ गई कि ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और इससे केटी की जान को खतरा हो सकता है। केटी को पता था कि वो वहाँ से भाग नहीं सकती, इसीलिए वो जेम्स को चुपके से सेक्रेटरी का नाम मैसेज कर देती है। वही दूसरी तरफ ऑफिसर हावर्ड जनरल पिलर के पास जाकर उसे एक फोन देता है जिस पर जेम्स का कॉल शुरू था। तब जनरल पिलर जेम्स से बात करता है और कहता है कि वो एक जनरल का कुछ नहीं उखाड़ सकता। तभी हावर्ड अपनी जैकेट खोलता है और जनरल पिलर देखता है कि हावर्ड के पेट पर बम बंधा हुआ था। ये देखते ही जनरल पिलर के बात करने का तरीका बदल गया और वो अपनी जान की भीख मांगने लगा। बदले में वो जेम्स को उनके नाम बताने मान जाता है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। लेकिन जेम्स को पहले ही पता चल चुका था कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भी इसमें शामिल है, इसीलिए वो डेटोनेटर का बटन प्रेस कर देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और हावर्ड और पिलर मारे जाते हैं। उधर जेम्स की लिस्ट में बस एक ही नाम बचा था और वो नाम सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का था। उधर सेक्रेटरी केटी को अपने सेफ हाउस में लेकर गई और बताया कि अगर जेम्स आया तो वो कभी वापस नहीं जा पाएगा, लेकिन सेक्रेटरी को जेम्स की ताकत का अंदाजा नहीं था। रात होने पर जेम्स उस आइलैंड पर पहुंच गया जहाँ केटी को रखा गया था। तब जेम्स और बेन एक एक करके वहाँ के सभी लाइट्स को शूट
शूट करके बंद कर देते हैं और वहाँ के सभी गार्ड्स को मार गिराते हैं। जिसके बाद जेम्स सीधा उसके घर में घुस गया और सेक्रेटरी के सामने जाकर उस पर गन तान दी, लेकिन तभी केटी जेम्स को शूट करने से रोक देती है क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को जान से मारना बहुत बड़ा गुनाह है। उधर सेक्रेटरी को पता था कि अगर वो जिंदा रही तो उसे सारी जिंदगी जेल में बितानी होगी, इसीलिए वो अपने ड्राइवर से पिस्तौल निकालकर खुद को शूट कर लेती है और इस तरह जेम की हिट लिस्ट पूरी तरह खत्म हो गई। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस भी पहुंच गई। उस समय वहाँ सेक्रेटरी की डेड बॉडी के साथ सिर्फ केटी थी। उधर जेम्स सेक्रेटरी के घर से बाहर आता है, तब FBI एजेंट टोनी उसे गन पॉइंट पर लेकर सरेंडर करने कहता है। अब जेम्स ने अपनी गन तो नीचे रख दी थी, लेकिन वो अपना डाइविंग सूट पहनने लगा। जिसके बाद वो समुद्र की तरफ जाता है और जाने से पहले टोनी को बस इतना कहता है कि वो मर चुकी है। ये सुनते ही टोनी समझ गया कि जेम्स उन सब लोगों का विक्टिम था जिन्हें उसने मारा है और अब इसके बाद जेम्स कभी कानून को हाथ में नहीं लेगा। इसीलिए टोनी भी अपनी गन नीचे कर लेता है और जेम्स को जाने देता है। आखिर में केटी सच को दुनिया के सामने पब्लिश कर देती है। तभी केटी को जेम्स का मैसेज आता है। उसे पता चल गया था कि उसकी लिस्ट में एक नाम ऐड होना रह गया था, इसीलिए वो केटी से उसका नाम पूछता है, जिस पर केटी पहले तो सोच विचार करती है, लेकिन आखिर में जेम्स को उस आदमी का नाम सेंड कर देती है। कहानी में आगे हम बेन को देखते हैं जो सर्फिंग करके अपने बोट पर वापस आता है। तभी वहाँ जेम्स भी पहुँच गया। जेम्स अपने दोस्त बेन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और उसे पता चलता है कि आखिरी नाम बेन का ही था। आगे बेन ये देखकर अपसेट हो गया कि उसके दोस्त जेम्स को उसकी सच्चाई पता चल गई। तब बेन बताता है कि उसे पहले से उस ड्रग्स के बारे में पता था और वो इसके खिलाफ जाना चाहता था, लेकिन तभी जनरल पिलर ने बेन से कहा कि जेम्स और उसकी पूरी टीम को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, इसीलिए वो चाहता है कि जेम्स और उसकी टीम हॉस्पिटल में तड़पकर मरने की बजाय मैदान में शहीदों की मौत मरे। इसीलिए बेन ने भी जनरल पिलर का साथ दिया, लेकिन साथ देने पर बेन को जो पैसे मिले उसने उन पैसों से 1 रुपए भी खर्च नहीं किए थे। और जब उसे पता चला कि जेम्स सीरिया से बचकर वापस आ गया, तब उसने जनरल पिलर का साथ देना बंद कर दिया। ये सुनने के बाद जेम्स गन निकाल कर अपने दोस्त बेन पर तान देता है और सीन यहीं पर कट हो गया। अगले सीन में हम जेम्स को बोट पर अकेला देखते हैं। उस समय जेम्स के हाथ में अपनी बेटी की बनाई ड्राइंग थी, जिसे वो किस करता है और समुद्र में उड़ा देता है, लेकिन आखिर में हमें बेन की लाश नहीं दिखाई जाती, तो शायद जेम्स ने बेन को जिंदा छोड़ दिया और यहीं पर ये कहानी भी खत्म होती है। इस सीरीज का नाम है द टर्मिनल लिस्ट, जिसका दूसरा सीजन भी आया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर सेकंड सीजन कमेंट करें। अगर 100 से ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं आपके लिए इसका सेकंड सीजन भी एक्सप्लेन करूंगा, जो बहुत ज्यादा मजेदार है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जैसा मैंने आपको बोला है, आप सेकंड सीजन कमेंट करें, जिससे मैं जल्दी ही इसका सेकंड सीजन लेकर आऊं। और ऐसी ही और अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।